नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 की शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत ही शानदार पाठ्य पुस्तक है और आपके लिए रीट के लिए विशेष उपयोगी होने वाली है। साथ ही C-TET, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जहाँ कहीं भी मनोविज्ञान आती है तो वहाँ बेसिक जो समझ है एक स्तरीय उसको विकसित करने के लिए साथ ही साथ सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप भी कई बार इन पुस्तकों से होते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक RBSC बोर्ड की है और इसमें देखिए ये टॉपिक इसमें रहेंगे, बुद्धि और अभिक्षमता। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके रीट के अकॉर्डिंग है। स्व और व्यक्तित्व, तो इसमें व्यक्तित्व जो है उसके बारे में, व्यक्तित्व का आकलन, मूल्यांकन, वो सब, तनाव, मानवीय क्षमता, ये सब भी चीज़ें काम की है, संज्ञानात्मक विकास वगैरह आदि चीज़ें। मनोवैज्ञानिक विकार ये जैसे वैसे कोर्स में सीधा नहीं है, जहाँ कहीं भी हमें लगेगा हम इसको देखेंगे। उसके अलावा मनोचिकित्सा के प्रकार, तो जहाँ कहीं भी व्यवहारवादी संज्ञानात्मक नाम अपने को मिलेगा हम इसे देखेंगे। अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान, तो अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये भी कुछ टॉपिक में हुआ करते हैं। रीट में भी अपन मिलान कर लेंगे सब्जेक्ट से। सामूहिक प्रक्रियाएं, मनोविज्ञान और जीवन, व्यवहारिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक कौशल, तो जो जो अपने को लगेगा कि ये टॉपिक में है रीट के, वो हम पढ़ेंगे इसमें फ़िलहाल। तो ये तो शुरुआती जैसे है वीडियो। कक्षा 11 की मनोविज्ञान पूरी मैं करवा चुका हूँ और वो सब एक ही वीडियो के रूप में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पूरे 11 घंटे का एक ही वीडियो है, वो आप इस आई बटन से देख सकते हैं। या अलग अलग वीडियो देखने हैं तो आप अगले वाले आई बटन से देख सकते हैं प्ले लिस्ट का। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से क्या होगा, आपके अंदर ऐसे लगेगा कि मनोविज्ञान पढ़नी क्यों ज़रूरी है, अपने व्यवहारिक जीवन के लिए भी पढ़नी ज़रूरी है मनोविज्ञान। इससे हम थोड़ा समझ पाते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगले के व्यवहार से भी हम अगले के व्यक्तित्व को भांप लेते हैं। तो प्रस्तुत जो पुस्तक है उसके पठन के पश्चात 12वीं कक्षा के विद्यार्थी और आप, मैं, मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को समझने में समर्थ होंगे, यानी मनोविज्ञान अपने व्यवहार में किस प्रकार से काम आता है। 11वीं कक्षा तक का ज्ञान सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ चुके हैं। 11 घंटे में आप पूरी 11वीं की किताब पढ़ सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रस्तुत बुद्धि और अभिक्षमता मानव व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्षों, जो उनकी क्षमता और अनुकूलता को प्रेषित करने का प्रयास है, यानी मनुष्य की बुद्धि है, उसकी जो कैपेसिटी है, उन सब चीज़ों को समझने का इसमें प्रयास है। एक सूचना आपको और दे दूं, ये जो कक्षा 11 और कक्षा 12, इन दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर 100 या और अधिक अगर आवश्यकता पड़ी तो वो इनका पूरा सारांश भी हम क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी कक्षा 11 और 12 RBSC बोर्ड को भी हमने रीट की टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी कहाँ, मालूम होगा आपको, यस गुरु। आप प्ले स्टोर पे जाके यस गुरु लिखें या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, वहाँ रीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहाँ पर आपको ये जो पेपर है वो भी आपको अभ्यास करने को मिलेंगे, आगामी समय में उपलब्ध हो जाएंगे। जब तक विद्यार्थी स्व और व्यक्तित्व को आत्मसात नहीं करें तब तक वे अपने ऊर्जावान व्यवहार को ज्ञापित करने में असमर्थ होंगे। अतः व्यक्तित्व का सारगर्भित अध्ययन प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी व्यक्तित्व को हम इसमें समझेंगे, बुद्धि को हम इसमें समझेंगे, अपने स्व के बारे में हम जानेंगे। इस प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में तनाव, जैसे मान लीजिए परीक्षा आगे गई तो भी आपके तनाव हुआ, मगर आप ज़्यादा नहीं सोचें, परीक्षा बहुत आगे नहीं गई है, 2 महीने निकलते दिखेंगे। आज परीक्षा आगे जाने की घोषणा हुए 8 दिन हो गए, मगर आप कितने पढ़े, तो ये आप सोचिए, स्व चिंतन कीजिए। स्वली चिंतन, मानवीय क्षमताएं, खुशहाली एक दूसरे के विरोधाभासी पड़ते हैं, लेकिन पुस्तक में इन्हें व्यंग्यात्मक रूप से समझाने का सारगर्भित प्रयास किया है। आज की आवश्यकता विद्यार्थियों में अपनी क्षमताओं के अनुसार तनाव कम करते हुए, यानी हमें अपने तनाव का प्रबंधन करना आना चाहिए और खुशहाली की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो होने का सांगोपांग प्रयास है। सांगोपांग का मतलब बलशाली। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चाहे वातावरण हो या वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम को हमने विस्तार से कक्षा 11 में पढ़ा।
विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार मानव व्यवहार में प्रचलित है, जिनकी विस्तृत रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। तो विकारों को भी हम पढ़ेंगे। जब व्यक्ति विकारों से ग्रसित होता है तो आवश्यकता उसके चिकित्सात्मक उपागमों और परामर्शात्मक कौशल को प्रासंगिक करने का उपादान होता है। इस हेतु लेखकों ने इसकी विस्तार से व्याख्या की है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस हेतु सामाजिक संज्ञान कि वह समाज से सीखता है और अभिवृत्ति का निर्माण और परिवर्तन सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अति आवश्यक है। हम अभी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाठ शुरू नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा देखें, इसमें थोड़ी सी है, ठीक है। समूह है प्रक्रियाएं एवं सामाजिक प्रभाव अंतर्व्यक्तिक सामाजिक संबंधों एवं समूह की मानसिकता एवं द्वंद्व के समाधान की युक्ति के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। समूह क्या है, अंतर्व्यक्तिक संबंध क्या है, वो सब भी इसमें समझाए गए हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को समझने में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आप अगर मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता है तो आप निश्चित रूप से बालकों के साथ और अच्छा व्यवहार रख पाएंगे, उनके अधिगम की गति को और बढ़ा पाएंगे, और आम जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी मनोविज्ञान बहुत काम आएगी आपके। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी बात कहते जाते हैं, ये नहीं सोचते अगला मेरी बात सुनना चाह रहा है या उसके लेट हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो साइकोलॉजी समझना अगले के चेहरे से समझ जाते हैं कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ मनोविज्ञान काम करती है। अगर पढ़ा हुआ है, आपका ज्ञान है मनोविज्ञान का। कई बार किसी लोगों में बिना पढ़े ही एक प्राकृतिक रूप से ही होता है या उन लोगों की सामाजिकता की वजह से होता है, परंतु वो साइकोलॉजी जानते हैं। ये ध्यान रखें, जितने भी फेमस लोग हैं, फेमस व्यक्तित्व है, वो साइकोलॉजी जानते हैं। इस हेतु मानव पर्यावरण संबंध, प्रदूषण, भीड़ आदि का प्रभाव, अन्य सामाजिक मुद्दों को पुस्तक में संग्रहित किया गया है। जब तक मनोविज्ञान में सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से अनुपालन नहीं किया जाता, यानी सिद्धांत तो हम समझ लेते हैं, ज्ञान तो किताबों से ले लेते हैं, मगर उसको प्रैक्टिकल इस प्रकार से उसको काम में लेना चाहिए कि पता नहीं लगे कि ये सैद्धांतिक ज्ञान है, तब तक व्यक्ति उसके मनोवैज्ञानिक कौशल को समझने में असमर्थ है। अतः विभिन्न इकाइयों के माध्यम से मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपादेयता की विशिष्टताओं के साथ समझाया गया है कि मनोविज्ञान सभी क्षेत्रों में उपयोगी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे दोस्त हो। इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यार्थी अपने आप में स्वबोध यानी खुद को समझना, बोध यानी जानना के माध्यम से मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक जीवन में अपनाएगा। मैं अपने समस्त साथी लेखकों के प्रति ये कह रहे हैं प्रोफेसर विजयलक्ष्मी चौहान साधुवाद अर्पित करती हूँ कि वे अपने सृजन को सदैव एक पैनी धार के रूप में घर्षित करते रहें, यानी सर्जन बढ़ते जाना चाहिए। मनोविज्ञान विषय को स्पष्ट और रुचिपूर्ण बनाकर अपनी महत्वोपादेयता सिद्ध करें। मैं उन पुस्तक लेखकों को जिनकी विषय वस्तु को यथास्थान उपयोग में लिया है, उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस मनोविज्ञान को एकदम सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाए, यानी आपको लगे नहीं कि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि बस आपका रुचि का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों की मनोविज्ञान में रुचि बहुत कम है, उनकी भी रुचि जगने लग जाएगी, जैसा कि आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि क्लास लेने के बाद में हमारी रुचि पैदा हो गई। तो पहली इकाई बहुत शानदार है, बुद्धि। बुद्धि के सभी को आवश्यकता होती है। बुद्धि है तो मानव है, बिना बुद्धि के मानव की कोई अहमियत नहीं है। अभी क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं और शुरू कर देते हैं। ये परिचयात्मक वीडियो है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा ही रखेंगे। उसके बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे और आगामी 10 दिवस में इस पाठ्य पुस्तक को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुल 10 पाठ है, ठीक है। तो जो जो कोर्स में है उनके मैं अगले वीडियो में टिक लगा दूंगा, बता दूंगा आपको, और वो ही हम पढ़ेंगे। अब इसकी पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ है, तो ये एक साथ ही पूरी पीडीएफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीके भाई मुकेश ढाका, उसे आप ज्वाइन कर लेवें। यस गुरु ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेवें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप बुद्धि के अर्थ को समझ सकेंगे, बुद्धि का मापन कैसे करते हैं सीख सकेंगे, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत को समझ सकेंगे, सांवेगिक बुद्धि, ठीक है, ये तो आरएस मुख्य परीक्षा में भी है, को समझ सकेंगे, उसकी उपयोगिता जान सकेंगे, अभिक्षमता क्या होती है उसे समझ सकेंगे, ठीक है। अब है परिचय।
बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन प्रतिदिन की भाषा में काफ़ी प्रयोग करते हैं। ठीक है, रोज काम में लेते हैं ना कि बुद्धि नहीं है क्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या, अरे बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि का प्रयोग साधारणतः तेजी से सीखना, जैसे मान लो कोई तेज सीख रहा है तो अपन कहते हैं यार बुद्धिमान है ना। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए तो बुद्धि से क्या कहते हैं अपन, तेजी से सीखने के लिए। थोड़े से नाम कट रहे हैं, छोटा ही ठीक है ना। ये ओके, क्या हुआ, ओहो चलो थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे आ गए, कोई बात नहीं, देखो तकनीक है, हो जाता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये 2 शब्द हो गए थे, प्रस्तावना हो गई थी, और बुद्धि में क्या है, थोड़ी बुद्धि ज़्यादा लगाई ना, तो कंप्यूटर ने कहा कि भाई थोड़ा सा रुको। ठीक है, ये जस्ट ए मिनट। ये प्रायोगिक मनोविज्ञान और ये अनुक्रमणिका और ये रही बुद्धि। ठीक है, चलो अपन जैसे थे वैसे ही ठीक था। हाँ, तो अब देखो, तेजी से सीखना, समझना, अच्छे से याद हो जाना, तार्किक चिंतन, तर्क देना, अपनी बात को सिद्ध कर देना, ठीक है, आदि गुणों के लिए हम मानते हैं कि यार बुद्धिमान है। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने एक विशेष अर्थ में बुद्धि शब्द को प्रयोग किया है। अब ये बुद्धि अपन जो समझ रहे हैं वो, और एक मनोविज्ञान के अनुसार उसका जो विश्लेषण है वो थोड़ा और गहराई से आएगा। व्यक्तियों को पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक मुख्य और महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कि व्यक्ति जो है वो अलग अलग है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसकी बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जानने पर यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित करके स्वयं को उस वातावरण में समायोजित कर सकता है। यानी व्यक्ति पर्यावरण के साथ में जो है एक तरह से अपने आप को ढाल के और उसके अनुसार एडजस्ट कर लेना, यह भी एक बुद्धिमत्ता है। वातावरण के साथ समायोजन भी बुद्धिमत्ता है। आप देखते ना, जो लोग समायोजित नहीं कर पाते वो तनाव में रहते हैं। परिभाषा और प्रकृति। अब हम बुद्धि की परिभाषा देखते हैं। बुद्धि शब्द को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम बोरिंग, आप सोचेंगे कितनी बोरिंग है ना परिभाषा दी है, मगर ऐसा नहीं है। देखिए आप, बोरिंग ने 1923 में, आज से 100 साल पहले, अपनी औपचारिक परिभाषा में कहा था कि बुद्धि परीक्षण को जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, परंतु यह परिभाषा बुद्धि के स्वरूप के निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करती। बुद्धि को मापने हेतु कई परीक्षण किए गए हैं। बोरिंग के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलो बांट लेते हैं। प्रथम श्रेणी में वे परिभाषाएं होगी जिन्हें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। तो देखिए, बुद्धि क्या है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, आप देखते हैं ना, कई लोग नई जगह गए बड़े घुल मिल जाते हैं। विद्यार्थी एक ही स्कूल से दूसरे स्कूल में गया, नई एडमिशन है, कुछ तो 4-6 महीने तक चुप रहते हैं, मन नहीं लगता, और कुछ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ऐसा ही व्यक्तियों के साथ भी होता है। आपका स्टाफ बदला, आपकी जगह बदली, तो आप नए लोगों के साथ कितने जल्दी एडजस्ट हुए। लड़की ब्याह के बाद ससुराल गई, वहाँ एडजस्ट कितनी हुई। तो हालांकि एडजस्ट होना, समायोजन करना अलग है, और कोई किसी प्रकार के मान लीजिए कष्टों को सहना एक अलग चीज़ है। तो उसकी बुद्धि को उतना ही तीव्र समझा जाता है जो जितना जल्दी एडजस्ट हो जाता है। नेता लोगों में आपको देखने को मिलता होगा, समायोजन की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। द्वितीय श्रेणी की जो परिभाषाएं हैं, कुछ विद्वानों ने एक जैसी सी परिभाषाएं दी है। वो कहते हैं बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया है। आप तेज सीखते हैं, आप होशियार है, आपकी याददाश्त अच्छी है, तो आप बुद्धिमान होंगे, अन्यथा नहीं। जितनी क्षमता ज़्यादा है सीखने की, उतने बुद्धिमान है, नहीं तो कम है। तीसरी जो परिभाषा है उसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन माना गया है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। वह क्षमता जितने जितनी अधिक होगी, बुद्धि उतनी अधिक होगी। अमूर्त चिंतन का मतलब कि व्यक्ति कितना क्या सोच सकता है। मूर्त मतलब सामने जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने पेन है, अब मैं इसी के बारे में सोचूं कि इसमें शेल कहाँ डाले हुए हैं, इसमें ये आगे की जो पिन है कहाँ से लगेगी, इसको खोलते हैं, करते हैं, ये है मूर्त। एक अमूर्त चिंतन व जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना। तो जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं
वो सब अमूर्त चिंतन का ही नतीजा है। जैसे मान लीजिए, सोचा थोड़ी था लोगों ने कि आज मोबाइल भी होगा, इंटरनेट भी होगा, मगर जो अमूर्त बुद्धि वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि व्यक्ति इस प्रकार से ऐसा कर ले। तो यह क्षमता व्यक्ति में जितनी अधिक होगी, बुद्धि उतनी ही अधिक होगी। परंतु इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने इन तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं में एक सामान्य दोष पाया, और वह यह था कि सभी श्रेणियों में बुद्धि के केवल एक पहलू या पक्ष को महत्व दिया गया है कि या तो सीखने की क्षमता है, या अमूर्त चिंतन है, या फिर तीसरा क्या था, वातावरण के साथ समायोजन है, एडजस्टमेंट। तो फिर इन्होंने क्या किया कि बुद्धि में सिर्फ एक तरह की क्षमता न होकर अनेक प्रकार की क्षमताएं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं एडजस्ट भी कर लेते हैं और याददाश्त भी अच्छी होती है, अमूर्त चिंतन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए बुद्धि जो है कोई अकेली एक चीज़ नहीं है। तो इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया। इन सभी परिभाषाओं से निम्न परिभाषाओं का चयन किया गया जो निम्नलिखित है। अब कक्षा 12 की बोर्ड की पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और वहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई है, मान लीजिए कितनी, 1 2 3। तो कम से कम आप इन 3 परिभाषाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें, इन विद्वानों के नाम ध्यान में रखें। हो सकता है एग्जामिनर सीधे यहीं से प्रश्न बना लें, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे विस्तार से बुद्धि के बारे में, और हालांकि थोड़ा सा और देख लेते हैं, आप कहो तो 5-10 मिनट। वेक्सलर, ये परिभाषाएं तो देख लेते हैं, थोड़ा भी समय है। वेक्सलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, यानी क्रिया होगी उद्देश्यपूर्ण होगी। जैसे मान लीजिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ तो इसका उद्देश्य है आप तक मनोविज्ञान पहुँचाना, ठीक है, मेरे मनोविज्ञान के ज्ञान और अनुभव को आपके साथ शेयर करना, आपके रीट के एग्जाम में जो है अंकों को बढ़ाना, कई उद्देश्य हो सकते हैं। विवेकशील चिंतन, सही ज्ञान इत्यादि का सोचकर, और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित। तो तीनों बातें इसने बता दी एक साथ ही। किसने? वेक्सलर, ठीक है, वेक्सलर ने। अब रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन, यानी रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार, यानी ऐसे व्यवहार जिनकी हमें जानकारी है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हम इंद्रियों से देखते हैं, सीखते हैं। जो व्यक्ति में सूझ द्वारा, सूझ आपने पढ़ा होगा ना कोलरकॉफ का, सूझ एक बुद्धि है, अपने आप प्रकट होती है। समस्या समाधान करने की क्षमता, जैसे मान लीजिए समस्या आई तो कुछ बुद्धिमान लोग उनका जल्दी समाधान कर लेते हैं। नई परिस्थिति के साथ समायोजन की क्षमता, तो समायोजन नाम यहाँ भी आया है, ऊपर वाले में भी आया है, सूझ नाम आया है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, यानी बेवकूफ़ व्यक्ति होता ना, वो अपने अनुभव गलतियाँ करता जाता है, सीखता नहीं है। बुद्धिमान वो है, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एक ही पत्थर से दोबारा ठोकर नहीं खाता। निसेर और उसके सहयोगियों ने कहा है, सहयोगी भी काफ़ी है। तो देखो, जटिल विचारों को समझना, जैसे मान लीजिए साधारण बात उसको तो नॉर्मल भी समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई बात हो। पर्यावरण के साथ समायोजन, तो समायोजन तीनों में नाम आया है, ठीक है। तो आपकी बात क्लियर हो रही होगी कि बुद्धि एक समायोजन की क्षमता है, अमूर्त चिंतन भी है, ठीक है। अनुभव से सीखना, विभिन्न तरह के तर्क देना में सम्मिलित होना, चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करना। कई लोग होते हैं ना बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, एक सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना भी गलत है, सोचते ही रह जाना, मगर किसी कार्य को करने के लिए तर्क वितर्क या लाभ हानि सोच के निर्णय लेना, तो बाधाओं को दूर करना। तो यहाँ सभी परिभाषाओं में एक सामान्य विशेषता पाई गई है, जिसको हमने हालांकि नोट कर लिया है, फिर भी आप देखिए क्या क्या सामान्य विशेषताएं हैं, ये अपन और देख लेते हैं। तो पहली बात है कि बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, केवल अकेली चीज़ नहीं है कि मेमोरी अच्छी है मतलब बुद्धिमान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सभी का पूर्ण योग। दूसरी बात, समस्या के समाधान हेतु जो सूझ है, व्यक्ति में सूझ आती है, उपाय आता है ना किसी चीज़ का, तो वो भी एक क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, यानी कार्य का हम कोई टारगेट लेके चलते हैं, उसे अचीव करते हैं, तो वो जो है बुद्धिमान माना जाएगा। एक से बिना काम कोई काम करता, कोई उद्देश्य नहीं है, फालतू मटर गश्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हांड रहे हैं, फिर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। या किसी कार्य का कोई बिना उद्देश्य के कार्य करेंगे तो बेवकूफ़ी होगा ना। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूलन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है, जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होगी या जितना समायोजन अच्छा करेगा उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा, ये यूं भी कह सकते हैं। और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली माना जाएगा। लोग कहेंगे कि यार तो कमाल का आदमी है, सब जगह एडजस्ट हो जाता है। आप कई बुजुर्गों को भी देखते होंगे जो छोटे बच्चों या किशोरों के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो एक कला है। आप ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब जन्मजात सीखी उन्होंने विकसित की है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील चिंतन, रेशनल थिंकिंग, तर्क के साथ किसी भी चीज़ को अंधविश्वास नहीं कर ली, तर्क दिया अपना कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था ना, ये है तो बताओ ऐसा कैसे हुआ। और अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें मौजूद नहीं उनके बारे में भी सोचना, ठीक है, अमूर्त चिंतन, तो ये सब चीज़ें जो है शामिल है। विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, युक्ति संगत, ठीक है। उसी प्रकार कम बुद्धिमान व्यक्ति का चिंतन अविवेकपूर्ण होगा। अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति मुश्किल और जटिल कार्यों को समझकर और अपनी सूझबूझ के साथ पूर्ण करते हैं। तो आपके समझ में आई बुद्धि की विशेषताएं। देखो परिभाषाएं हमने देखी बुद्धि की, वेक्सलर की, ठीक है, रॉबिन्सन की और निशेर की। परिभाषाएं याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको तनाव नहीं लेना। आप समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि कोई एक क्षमता नहीं बल्कि बहुत सारी क्षमताओं का योग है। बुद्धि सूझ का भी एक नाम है, समस्या उसका समाधान सूझा। बुद्धि में यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य ही बुद्धि है। समायोजन अनुकूलन भी अगर है तो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा, ठीक है। विवेकशील चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है तो भी व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा। और सूझबूझ के साथ सोच समझकर कार्यों को करता है, जटिल कार्यों को भी आसानी से करता है तो बुद्धिमान माना जाएगा। तो ये सब जो है अपन ने विशेषताएं पढ़ी। अब हम आगे का टॉपिक जो है अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी आप अपने सुझाव और अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।